हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके सामने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चों पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। उसमें मैंने शुरू करा था नंबर्स से कि नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारी बेसिक नीड्स हमारी बढ़ती गई, हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स को इवॉल्व करते रहे। उसमें हमारा सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ी तो इंटीजर्स, फिर हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसको हम आगे फिर आपको बताएंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर को डिटेल में। अभी हमारा जो पहला टॉपिक है 10th क्लास का वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसमें बेटा आज हम आपको बताएंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूक्लिड्स की डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़नी पड़ेगी। ये वही है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है बेटा। इसमें आप सबसे पहले एक डिवीज़न का एग्ज़ाम्पल देखें। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल में हमारा जो डिविडेंड है वो 9456 है, जो हमारा डिवाइज़र है वो 15 है, और 15 से डिवाइड करके जो कोशेंट आया वो 630 आया, और हमारा रिमाइंडर 6 आया। तो इस तरीके से ये रिमाइंडर आप देख लें, ये 6 आया है। तो यहाँ पर बेटा हमें ये देखना है कि डिवीज़न एल्गोरिथम और डिवीज़न लेमा में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। तो जो हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम है, आपने पढ़ा था कि ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है। इसका मतलब है कि अगर हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करें तो हम डिविडेंड पर पहुंच सकते हैं। जैसा आप यहाँ कि हमने 9456 डिविडेंड लिया था, तो हमने बताया था डिवाइज़र 15 था और हमारा जो कोशेंट आया वो 630 आया। तो 630 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 630, और फिर उसमें ऐड कर दिया हमने बेटा जो रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आया था 6। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा रखी है कि 15 को हमने 630 से मल्टीप्लाई करके 9450 आया, 6 ऐड करके हमारा 9456 आ गया। मतलब हम डिविडेंड पर पहुँच गए। इस मेथड को आप यूज़ करते थे अपने डिवीज़न को चेक करने के लिए। ये डिवीज़न है तो हम इसे इस मेथड से चेक कर सकते हैं। अगर हमारा डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड के इक्वल आ गया, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारा डिवीज़न ठीक है। अब आप यहाँ एक दो बातें नोट करें। इस डिवीज़न को आप फिर से देखें और इसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे बेटा कि जो हमारा रिमाइंडर है, पहली बात तो रिमाइंडर 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब ये 0 होगा या ग्रेटर दैन 0 होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। और जो हमारा डिवाइज़र है, रिमाइंडर डिवाइज़र से हमेशा कम होगा, क्योंकि देखो बेटा अगर ये इससे ज़्यादा होगा या इक्वल भी है, अगर यहाँ 15 भी आ जाता तो हम यहाँ 15 1 जार 15 लेके से डिवाइड करते, 16 आता तो भी 15 1 जार 15 होता। इसका मतलब कि हम रिमाइंडर छोड़ते ही वहाँ पर है जहाँ की वो डिवाइज़र से कम हो जाए। तो इस डिवीज़न एल्गोरिथम में हमारी क्या कंडीशन है, आप इसे देखें। हमारी कंडीशन ये है बेटा कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू तो 0 होगा और रिमाइंडर डिवाइज़र से कम होगा। ये दो कंडीशन हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम की हैं। अब इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हम मैथमेटिकली लिखते हैं a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप इसे एक बार इस रिजल्ट को एक बार ठीक से देख लें। ये जो हमने लिख रखा है बेटा कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये b है हमारा डिवाइज़र, q है हमारा कोशेंट और r है रिमाइंडर, और a है डिविडेंड। ये डिविडेंड है ये वाला। तो इसे हम डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। और कंडीशन क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, 0 या 0 से ग्रेटर हो, और डिवाइज़र से कम हो, लेस देन b हो। इसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। डिवीज़न लेमा और डिवीज़न एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा ये डिफरेंस है कि जो हमारी डिवीज़न लेमा है
वो लिखी गई सभी इंटीजर्स के लिए, लेकिन जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम है वो केवल हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए अप्लाई होती है। लेकिन 10th क्लास में जो हमारी डिवीज़न लेमा है ये भी हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो देखें आप, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो इसका मतलब 10th क्लास में तो हम डिवीज़न लेमा को पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है फ़िलहाल के लिए। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, लेमा सारे इंटीजर्स के लिए और एल्गोरिथम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। और 10th में हम क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों एक ही बात है। टीचर्स इसे डिवीज़न एल्गोरिथम ही समझ लेते हैं, पर ये छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चों को समझना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन है इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए। इसको समझने के लिए हम अपनी छोटी क्लासेस का एक मेथड पढ़ें, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या होता है बेटा, जैसे आप यहाँ देखें कि हमें जो HCF निकालना है वो दो नंबर दे रखे हैं, 165 है और 270 है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेटर कौन सा, तो आपको पता चल गया ग्रेटर कौन सा है बेटा, 270 इज़ ग्रेटर, और स्मॉलर कौन सा है, 165 इज़ स्मॉलर। तो इस तरीके से ये दो नंबर हमारे हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम ग्रेटर वाले को डिविडेंड लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ देखें कि जो हमारा 270 है ये ग्रेटर है और 165 स्मॉलर है। डिविडेंड, एक को डिविडेंड लेंगे, एक को डिवाइज़र, बड़े वाले को डिविडेंड, छोटे वाले को डिवाइज़र, और डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं। अब जब जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ रिमाइंडर आया 105, उस 105 को, ये रिमाइंडर जो हमारा ये अब हमारा बन जाएगा डिवाइज़र। क्या बन जाएगा बेटा, डिवाइज़र ये। और जो हमारा पहले वाला डिवाइज़र था वो बन गया हमारा डिविडेंड। तो क्या याद रखेंगे, डिवाइज़र तो क्या बन गया हमारा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, जो पीछे वाला हमारा पहले वाला डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या बन जाएगा बेटा, डिवाइज़र विल बिकम डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिमाइंडर विल बिकम डिवाइज़र, न्यू डिवाइज़र। ये अब आप इस मेथड को देखो यहाँ पर कि हमारा 165 डिवाइज़र है, तो अब यहाँ 165 जो डिवाइज़र है ये क्या बन गया हमारा, डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया। और इस स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे। इस बार मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए आप, इससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ये 165 है ये हमारा क्या बन गया, डिविडेंड, और ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया। फिर हमने 105 से डिवाइड किया, 105 से डिवाइड करके 60 आया, ये फिर डिवाइज़र बन जाएगा, और जो हमारा डिवाइज़र था 105 वो बन गया डिविडेंड। इसको हम कब तक करते रहेंगे, इसको हम करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा जो लास्ट वाला डिवाइज़र होगा उसको हम कहेंगे HCF। ये मेथड आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, आपने 6-7 क्लासेस से ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं LCM HCF, और 7th क्लास में काफ़ी डिटेल में ये है, तो आपने मेथड पढ़ा होगा। लेकिन जब वो कहेगा आपसे इस क्वेश्चन में कि यूज़, देखिए वो डिफरेंस क्या करेगा, वो कहेगा कि HCF फाइंड आउट करो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ऐसे कहेगा, ऐसे नहीं कहेगा फाइंड HCF ऑफ, ये तो आप फिर ये वाला मेथड लगा सकते हैं, या आपके पास और भी मेथड है ना, आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो जब आपसे वो कहे फाइंड HCF यूजिंग डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जैसे देखिए आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, वो कह रहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 270 एंड 165। मैंने यही वाला एग्जांपल इसलिए लिया है जिससे आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो देखो हम इसे उसी फॉर्म में लिखेंगे जो फॉर्म हमने अभी आपको बताई थी। कौन सी बताई थी, हमने बताया था आपको A = BQ + R। इसमें बेटा A क्या था, डिविडेंड, B था हमारा डिवाइज़र, Q था क्वोशंट, और R था रिमाइंडर। अब आप यहाँ पर देखें 270 क्या डिविडेंड, 165 क्या डिवाइज़र, क्वोशंट क्या है 1, और 105 क्या है रिमाइंडर।
ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर ये। तो अब आप देखें, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो हमारा बन जाएगा जो हमारा पिछले वाला डिवाइज़र है वो तो डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइज़र। ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पर आ गया, और जो डिवाइज़र है यहाँ पर आ गया, मतलब डिवाइज़र बन गया डिविडेंड और रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र। इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, कब तक, जब तक कि हमारा ये देखें आप कि लास्ट में बेटा ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया तो हमारा जो लास्ट वाला डिवाइज़र है उसको हम कहेंगे कि ये हमारा HCF है। तो ये हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा कि हम किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करके 2 नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास ये असाइनमेंट है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, आप इसको असाइनमेंट को कर सकते हैं। असाइनमेंट इसी पर बेस्ड है, इसमें लिखा देखे कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो ये नंबर दे रखे हैं, आप इसे असाइनमेंट को कर लें तो आपकी यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, इसका दूसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसी को हमें दोबारा से ध्यान से ये समझना है बेटा कि देखिए यहाँ से फिर हमने कहा, इस डेफिनेशन को फिर से सुनो। हम कह रहे हैं कि if any positive integer a can be expressed in the form of bq plus r, हम जो bq प्लस r की फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी। बस ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनी, इसने हमारे बहुत सारे रिजल्ट डिराइव करे। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास 15 है, एक हमने इंटीजर ले लिया, आप 15 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमने 15 लिया बेटा, इसको हमने कैसे लिखा, 2q प्लस r। इसे हम 3q प्लस r भी लिख सकते हैं, इसे हम 4q प्लस r भी लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। लेकिन जब हम इसे 2q प्लस r लिखेंगे तो हमने इसे लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, डिविडेंड 15 है, डिवाइज़र 2 है, कोशेंट q है और r रिमाइंडर है। तो हमने बेटा यहाँ 2 क्या लिया, हमने 2 लिया b को, मतलब डिवाइज़र को। और जैसे ही हम b को डिफ़ाइन कर देंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में कंडीशन क्या थी कि r की वैल्यू b से हमेशा कम रहेगी। तो जैसे हमने b को 2 लिया तो r को हम क्या लेंगे, 0 और 1, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक रहेंगे, 2 से छोटा रहेगा, 2 से कम तक। जैसे यहाँ हमने b क्या लिया 3, तो r रहेगा 0 1 2। यहाँ हमने b क्या लिया 4, तो r रहेगा 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि हम b को कैसे लेंगे, तो ये हमें क्वेश्चन खुद बताएगा, क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमें b को क्या लेना है। देखिए हम इस पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल से कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1। तो वो ये कह रहा है बेटा कि कोई भी इवन इंटीजर 2q की फॉर्म का है और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म का है। देखो अब हम इसे जानते तो हैं, जैसे हम इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखें वो क्या होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 हैं 7 एंड सो ऑन। लेकिन अब देखो इसे हम 2 1 जार 2 लिखेंगे, इसे 2 2 जार 4, 2 3 जार, तो 2 की फॉर्म का है कि नहीं, 2 इंटू 1 में q1 हो गया, 2 इंटू 2 में q2 होगा, 2 इंटू 3 में q3 हो गया। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ऐसे ही और जो है हमारा, इसे हम 2 इंटू q 2 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। तो मतलब सारे 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सारे इवन 2q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन इसे हम प्रूव कैसे करें, तो यहाँ पर हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमें बहुत हेल्प करती है।
तो पहले मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें हमारे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये 2q की फॉर्म के सारे एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ फॉर्म 2q, और दूसरा क्वेश्चन है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ फॉर्म 2q + 1। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है, किस फॉर्म में प्रूव करना है, यहाँ पर हमें 2q और 2q + 1, तो हम इस 2q और 2q + 1 को हमने कौन सी a = किस फॉर्म में लिखा था, bq + r। अभी आप a भूल जाइए और r भूल जाइए, आप सबसे पहले इसको कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि a = bq + r से कंपेयर करेंगे तो जो q का कोफिशिएंट है b, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए। अगर वो 2q है तो हमें b को क्या लेना चाहिए, 2। 2q + 1 में भी b को क्या लेना चाहिए, हमें 2 ही लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में जो फॉर्म प्रूव करनी है, जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है, उससे हम bq + r को कंपेयर करके b सेलेक्ट करेंगे। क्या बताया बेटा मैंने, ज़रा इस बात को ध्यान से समझें। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जिस फॉर्म में प्रूव करना है 2qi और 2q + 1, उसको हम कंपेयर करेंगे bq + r से, और b को पता लगा लेंगे कि b क्या लेना चाहिए। जैसे हम b सेलेक्ट करेंगे, हम r को खुद ही ले सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और b से 1 कम होगी। b 5 है तो r लेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए, हमने कहा कि हमने a को क्या लिया, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, 2q + r लिया, तो r क्या हो गया, 0 और 1। हमने r की वैल्यू 0 रखी तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2q। 2q डिविजल बाई 2 है, इसलिए वो इवन हो गया। अब फिर हमने r की वैल्यू 1 रखी तो क्या है, 2q + 1। 2q + 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑड। बस इतनी सी बात से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर सारे इंटीजर आ गए, 2q और 2q + 1 के अंदर सारे इंटीजर आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि हम r की सारी पॉसिबल वैल्यू ले चुके हैं। r की पॉसिबल वैल्यू है क्या है, 0 और 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो सारे इंटीजर ले लिए और उसमें 2q की फॉर्म में हैं और 2q + 1 की फॉर्म में ऑड हैं, इसका मतलब सारे इवन इंटीजर 2q की फॉर्म के हैं और सारे ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म के। आप एक क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बेटा, लेकिन फिर भी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हम 1-2 एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब उसने केवल एक बात पूछी है बस, कि जितने ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, वो किस फॉर्म के हैं, या तो 4q + 1 या 4q + 3। इस 4q + 1 और 4q + 3 को ही आपको bq + r से कंपेयर करना है। और आप देखेंगे कि ये जब आप b को कंपेयर करेंगे q के कोफिशिएंट से, तो आपको पता लग जाएगा कि b हमें क्या लेना चाहिए बेटा, बोलो 4 लेना चाहिए। और जैसे ही वो b 4 लिया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होगी और b से 1 कम, मतलब 0 1 2 3। देखिए यही एक्सप्लेनेशन इसमें है। हमने a को क्या लिया बेटा, 4q + r लिया, ये लिया, और r की वैल्यू 0 1 2 3 ली। अब जब r 0 रखा तो ये क्या आ गया, 4q आ गया। 4q 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या हो गया, इवन हो गया। उसके बाद r की वैल्यू 1 ली तो a क्या हो गया, 4q + 1। 4q + 1 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। मैं आपको वही पोर्शन दिखा रहा हूँ बस। तो उसके बाद देखो बेटा, ये सारी वैल्यूज़ आ गई इसमें। r की वैल्यू 1, 4q + 1, 2 से 4q + 2, इसमें 2 कॉमन लेके हमने दिखा दिया कि डिविजिबल बाई 2 है, और जो डिविजिबल बाई 2 है वो क्या होता है, इवन होता है। r की वैल्यू 3 से क्या हो गया, 4q + 3। 4q + 3 में 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए नॉट डिविजिबल बाई 2, और इसलिए ऑड हो गया। और एक और हमारी वैल्यू रह गई है, ये सारी वैल्यू हो गई, 0 भी हो गया, 1 2 3 4। और कौन कौन सी वैल्यू आई बेटा हमारी, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। इसमें जो 4q और 4q + 2 हैं ये इवन हो गए, और 4q + 1 4q + 3 ऑड हो गए। इसमें अब चाहे वो इवन का क्वेश्चन पूछे या ऑड का, हमें क्वेश्चन में केवल ऑड का पूछा है, इसलिए हम आंसर में केवल ऑड वाला ही देंगे। ऑड वाला क्या है, 4q + 1 और 4q + 3 देंगे बेटा, है ना। तो इस तरीके से बेटा हम आगे बढ़ते रहेंगे।
उसके बाद देखो आप एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, ये तो वही एग्ज़ाम्पल है उससे, ये देखते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वो कह रहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं करी, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन देखो किस फॉर्म का बेटा, 3m और दूसरा क्या है 3m+1। और BQ+R में आप देखो इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ समझ में जाएगा आपको, 3 है। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हम B को क्या लेंगे 3। इसलिए देखो हमने यहाँ क्या माना कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और A को हमने क्या ले लिया 3Q+R। जैसे ही हमने B को 3 लिया, R की वैल्यू हो गई 0, 1 एंड 2। बस अब आगे वही मेथड है बेटा, हम उसको पुट करते रहेंगे अपने। देखो हमने पहले 0 पुट करी तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, A की वैल्यू आ गई 3Q। फिर अब यहाँ डिफरेंट क्या है, हमें उसका स्क्वायर करना है, हमें 3Q क्या स्क्वायर करना, तो स्क्वायर ऑफ 3Q क्या हो गया, इसका स्क्वायर करके हमने दिखा दिया 9Q स्क्वायर हो गया। इसमें हमने 3 कॉमन ले लिया, ये जो डॉट है ना बेटा मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने दिखा दिया कि 3 इसमें कॉमन आ रहा है ना। इसलिए ये जो 3 कॉमन लेने के बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारा, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, तो हम इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ इसे, हमने इसमें से 3 × 3Q स्क्वायर लिया। अब इस 3Q स्क्वायर वाला जो है बेटा, ये जो 3Q स्क्वायर वाली बात है, इसको हम m ले लें तो 3m हो गया। इसी तरीके हम ये इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए 3m की फॉर्म का है। वो यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमने इस 3Q स्क्वायर को हमने m लिया है, 3Q स्क्वायर को कंसिडर कर लिया तो वो m आ गया। क्यों? क्योंकि m क्या है, इंटीजर है, q भी इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और 3 × इंटीजर भी इंटीजर होगा। इसलिए हमारा 3Q स्क्वायर जो है इसको हम m ले सकते हैं, तो ये 3m हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या करा, यहाँ पर r की वैल्यू को 1 लिया बेटा। जैसे r की वैल्यू है तो ये क्या हो गया 3Q+1। फिर 3Q+1 का हमने स्क्वायर दिखाया यहाँ पर आपके सामने, ये स्क्वायर आप देख सकते हैं, ये 9Q स्क्वायर प्लस 6Q+1। इसमें हमने जो हम कॉमन ले सकते हैं बेटा 3Q, वो केवल इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। इसमें ये तो 1 है, इसमें 3 नहीं कॉमन ले सकते। तो बेटा जैसे हमने 3Q कॉमन लिया तो ये आ गया 3Q+2+1। अब ये जो 3Q+1 है इसको हम m ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q × 3Q+2 को हमने m लिया, और ये हो गया 3m+1 की फॉर्म का, मतलब ये वाला जो है वो 3m+1 की फॉर्म का हो गया। हमने आपको बता दिया कि ये वाला जो पार्ट है Q × 3Q+2 को m कंसिडर करा तो ये 3m+1 हो गया। इसी तरह से फिर हमने r की वैल्यू 2 रखी, तो हमारा AQ+ जो हमारा 3Q+R था, r को 2 रखने पर वो 3Q+2 बन गया। उसका स्क्वायर करा बेटा यहाँ पर, उसका स्क्वायर आ गया 9Q स्क्वायर प्लस 12Q, ये प्लस 4। इसमें से हम 3 किस में से कॉमन ले सकते हैं, इन दो वाले टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन लेके इन्होंने दिखाया 3Q, और इसके बाद ये हमारा 3Q कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अच्छा, इसमें हमने ये भी दिखाया कि हम कहाँ तक 3 कॉमन ले सकते हैं। तो इस 4 को ना बेटा हमने, ये वाला जो 4 है, इस 4 को हमने 3+1 लिख लिया, यहाँ ये लिख के दिखा रखा आपको। इससे क्या हुआ कि इन 3 टर्म में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें +1 दिखाना है, इसलिए हमने 4 को स्प्लिट करा 3+1 में। और ये जो एक्सप्रेशन है पूरा Q × 3Q + 4Q+1, इसको हमने m ले लिया। हमने दिखा भी रखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम m ले लेंगे, तो जब इसको m ले लेंगे पूरे को तो ये 3m+1 हो जाएगा। तो r की हमने सारी पॉसिबल वैल्यू ले ली, और हमने ये देखा कि सभी या तो वो किस फॉर्म की आ रही हैं 3m, या वो 3m+1 की फॉर्म की आ रही हैं। ये तीनों वैल्यू हम कंसिडर कर चुके हैं। 0 भी, ये 0 ली, फिर 1 ली, फिर 2 ली यहाँ पर, और हमने देखा कि ये या तो 3m की फॉर्म का आ रहा है या 3m+1 की फॉर्म का आ रहा है, ये भी और ये भी 3m+1 की फॉर्म का आ रहा है। इस तरह से बेटा हम इसको प्रूव कर दिया हमने बड़ी आसानी से, देखो है ना। अब ये भी एक क्वेश्चन और है, इसमें कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब उसमें तो स्क्वायर था,
इसमें ये क्यूब है। अब यहाँ पर एक बात आपको मुझे बस समझानी है कि देखो, अगर यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं, जो हमें जिस फॉर्म में प्रूव करना वो क्या करना है, 9m और 9m + 1, ठीक है बेटा। और हमारी फॉर्म क्या होती है, जिस फॉर्म में हम लिखते हैं BQ + R। तो हम कंपेयर करें तो B की वैल्यू क्या आ रही है, 9। अब अगर हम B की वैल्यू 9 लेंगे तो R की वैल्यू 0 से शुरू होगी और B से 1 कम होगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर R की वैल्यू 0, 1, 2 यहाँ हमने दिखा रखी है, से लेकर 8 तक होंगी। अब आपको इतने केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, 9 केसेस। R की वैल्यू 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली किसी इंटीजर को 9m की फॉर्म का नहीं प्रूव करना है, उसके क्यूब को 9m और 9m + 1 की या 9m + 8 की फॉर्म का करना है। तो हमें पता है कि क्यूब होना है, तो 3 का क्यूब भी 27 होता है, तो वो अपने आप 9 का मल्टीपल बन जाएगा। अब वो 9 का मल्टीपल बन जाएगा बेटा, इसलिए हम उसको, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 9m + 1 की फॉर्म का 9q + R की फॉर्म का लें। इसलिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 3q + R की फॉर्म का ही ले सकते हैं, क्योंकि 3q + R का जब बेटा क्यूब होगा ना, तो उसमें वो अपने आप 9 की फॉर्म का बन जाएगा। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि अब हमें R की केवल 3 वैल्यू कंसिडर करनी पड़ी, 0, 1 एंड 2। और इन तीनों केसेस में आप देखेंगे बेटा, हमने पहले ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, केवल डिफरेंस ये है उसमें हमने स्क्वायर करा था, इसमें हम क्यूब करेंगे। देखो, पहले हमने इसका क्यूब करके दिखाया आपको, ये आ गया 27 क्यूब जो मैं आपको बता रहा था। इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, और ये जो 3q क्यूब आया इसको हम m लेंगे, तो यहीं पर ये दिख रहा होगा आपको, ये 9m की फॉर्म का हो जाएगा, है ना। इसी तरह से फिर हमने दूसरी R की वैल्यू कंसिडर करी 1, तो ये 3q + 1 हो गया, ये हो गया, इसका हमने क्यूब करा, ये देखो ये क्यूब आपको करके दिखा रखा है। तो इसमें ये क्यूब करके ये आ गया बेटा, और इसमें से आप देख रहे होंगे कि इतने एक्सप्रेशन में हमारा 9q कॉमन आ रहा है, और 9q कॉमन लेकर बेटा ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये हमारा ये 9 छोड़ के जितना भी आगे 9 का कोफिशिएंट, इसको हम m लेंगे, तो ये m बन जाएगा बेटा यहाँ तक, और ये 9m + 1 हो जाएगा, है ना। तो और फिर तीसरा केस लिया हमने 2 की वैल्यू के लिए, इसका भी क्यूब करा, इसमें से भी हमने देखो ये 9q कॉमन लेके दिखाया, ये भी 9m + 1 की फॉर्म का हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर इनको कंसिडर करेंगे, ये यहाँ पर 8 है, तो ये हमारा कॉमन लेकर 9, इस यहाँ इतने में से कॉमन लेंगे, यहाँ से इतने में से, तो 9q कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर ये 1 नहीं आएगा, ये गलत लिखा गया है, ये 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 9m + 8 की फॉर्म का हो जाएगा बेटा। इस तरीके से हमने देखा कि हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है शो दैट 1 एंड ओनली 1, इन तीनों में से, किन तीनों में से बेटा, n, n + 2 और n + 4 में से केवल एक ही डिविजिबल है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता रहा हूँ मैथमेटिकली, वो ऐसे भी तो कह सकता था कि शो दैट ओनली 1 आउट ऑफ n, n + 2 एंड n + 4 इज़ डिविजिबल बाई 3। उसने ऐसा क्यों कहा 1 एंड ओनली 1? इसका मतलब ये होता है, जब वो 1 एंड ओनली 1 ऐसे लगाता है, तो हमारा कहने का मतलब है कि इनमें से एक डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं हैं। ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमें कहता शो दैट एनी वन ऑफ दीज 3 इज़ डिविजिबल, तो हम कह देते कि n डिविजिबल है, बस इतना काफ़ी है, या n + 2 डिविजिबल है, इतना काफ़ी है। लेकिन यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा कि मान लिया इन तीनों में से, ये 3 है ना बेटा, n, n + 2 ये, और n + 4। तो अगर हम कहेंगे n डिविजिबल है, तो हम कहेंगे n + 2 और n + 4 डिविजिबल नहीं है। अगर हम कहेंगे n + 2 डिविजिबल है, तो कहेंगे n और n + 4 डिविजिबल नहीं है। और अगर हम कहेंगे n + 4 डिविजिबल है, तो हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि n + 2 और n डिविजिबल नहीं हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना। ये बात मैंने आपको यहाँ लिख के भी बताई है कि हमें ये शो करना है कि एक है और बाकी दोनों नहीं हैं, ये भी हमें शो करनी है। देखो, और आपको दिख रहा है
कि हमें किस किस में लेना, n+2 और n+4 में से लेना है ना। तो अब देखो हम इसको, अब यहाँ पर 3 केस हैं, तो हम पहले किससे डिविजिबल, यहाँ पर आपको कंपैरिजन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, वो कह रहा है डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 का एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 3। ये इस डिविजिबल बाई 3 से ही आप समझ सकते हैं कि 3 से डिविजिबल का मतलब है कि हमें 3 का मल्टीपल लेना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ लेंगे a को क्या लेंगे, 3q + r की फॉर्म का लेंगे। ये यहाँ पर इसमें हमने ले रखा है 3q + r। अब 3q + r की फॉर्म का जब हम इसको लेंगे तो बेटा r की पहले वैल्यू रखेंगे 0। तो जब 3q + r में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3q + r, पहले r को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, n की, लेकिन हमें तीनों निकालने हैं, n, n+1 और n+2। तो जब n की वैल्यू 3q आ गई तो n+1 की कितनी आ गई, 3q + 1, और n+2 की आ गई 3q + 2। तो कौन कौन से 3 नंबर बने, 3q, ये इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ बेटा, ये 3q बना, 3q + 1 बना और 3q + 2 बना। अब आप खुद देख लीजिए कि इनमें से 3 कॉमन किस में से लिया जा सकता है, 3q में से लिया जा सकता है, और इन दोनों में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब 3q इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 3q + 1 एंड 3q + 2 आर नॉट डिविजिबल। लेकिन ये पहला केस हुआ r = 0 के लिए। इसी तरह से हमें तीनों केस करने हैं, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। अब देखो 1 के लिए भी आप जल्दी से समझ सकते हैं। 1 के लिए हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, 3q + 1, तो n+1 क्या हो गया, 1 ऐड करके 3q + 2, और n+2 क्या हो गया बेटा, एक और ऐड हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 3q + 3। अब आप खुद देखें कि इन तीनों में से 3q + 1, 3q + 2 और 3q + 3 में से 3 किस में से कॉमन लिया जा सकता है, आपको दिखाई दे रहा होगा 3q + 3 में से। इसका मतलब n+2 डिविजिबल है और n+1 और n डिविजिबल नहीं हैं। इसी तरह से बेटा आप तीसरा केस भी समझ सकते हैं। इसमें आपका एक 2 के लिए n आ गया 3q + 2, n+1 आ गया 3q + 3 और n+2 आ गया 3q + 4। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब हर केस में r की वैल्यू चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 0, 1, 2 का मतलब है हमने सारे केस कवर कर लिए, कुछ नहीं बचा है। और तीनों में हमने देख लिया कि केवल एक डिविजिबल है, बाकी दोनों डिविजिबल नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इस पर बेस्ड ये असाइनमेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, इस असाइनमेंट का आप एक फ़ोटोशूट ले लेना और इसको करेंगे आप। बाकी आगे कुछ टॉपिक्स और हैं, इस लेक्चर में हम यहीं फिनिश करेंगे। आगे हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।